नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। न्यूज शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे। और आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। हरियाणा में बढ़ रहा कांग्रेस का कुनबा, बीजेपी नेता रहे महेश दाइमा ने थामा हाथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इस बीच पूर्व बीजेपी नेता महेश दाइमा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। महेश दाइमा दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद महेश दाइमा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सिद्धांतों की पार्टी है। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें उन्होंने गुरुग्राम के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तत्कालीन सरकार ने गुरुग्राम में कई योजनाएं लागू की, गुरुग्राम के विकास के लिए काफी काम किया। इस वजह से लोग फिर से कांग्रेस की सरकार लाना चाह रहे हैं। उन्हीं की नीतियों को देखते हुए आज मुझे लग रहा है कि वो हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। महेश दाइमा ने चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में हम भी चाहते हैं कि उससे यज्ञ में आहुति दे। अगर मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया जाएगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। पार्टी से क्या बात हुई, इस सवाल पर उन्होंने कहा, पार्टी से बात नहीं होती है, पार्टी ज्वाइन की जाती है। पार्टी का जो फैसला होगा वो देखेंगे। उन्होंने कहा, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जो पार्टी का आदेश होगा वैसा हम करेंगे। आज बड़े ही अच्छे तरीके से मेरी कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई। मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं कि गुरुग्राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। कोई भी सरकार समाज के कल्याण के लिए बनती है, लोगों के वेलफेयर के लिए बनती है। महेश दाइमा ने आगे कहा, अगर सरकार अपना काम ढंग से करे तो लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाए। गुरुग्राम में गार्बेज की दिक्कत है, सरकार को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए। जनता त्राही त्राही कर रही है। जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है वहां इतनी दिक्कतें हैं। अगर मैं वहां पहुंचता हूं तो इन दिक्कतों को विधानसभा में उठाकर दूर करने की कोशिश करूंगा। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहां एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। अब एक और बीजेपी नेता के पाला बदलने की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल शरद पवार का दामन थाम सकते हैं। हर्षवर्धन पाटिल की पार्टी हाईकमान से नाराजगी की खबरें तो पहले से ही आ रही है। दरअसल हर्षवर्धन पाटिल इससे पहले कांग्रेस में थे और पार्टी की तरफ से सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस चुनाव में पाटिल इंदापुर सीट से उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं, लेकिन महायुति के फॉर्मूले के मुताबिक इस सीट पर मौजूदा विधायक दत्तात्रेय भरणे ही उम्मीदवार होंगे, जिससे हर्षवर्धन नाराज बताए जा रहे थे। और अब उनकी शरद पवार के साथ मुलाकात की खबरें सामने आई है, जिसके बाद इन चर्चाओं को बल मिल गया है कि हालांकि हर्षवर्धन ने इससे इनकार किया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इस समय कुछ लोग यहां से वहां और वहां से यहां आते हैं। फडणवीस के बयान से साफ हो गया कि पाटिल अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी के कई और नेता भी साथ छोड़ सकते हैं, यानी पार्टी के अंदर नाराजगी चल रही है। अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले समरजीत सिंह खाटगे ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया था। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा, योगी सरकार की 8 लाख वाली स्कीम पर भड़की कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 तैयार की है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार डिजिटल मीडिया पर कब्जा करना चाहती है और उसे किसी भी तरह का डर नहीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी की डबल इंजन सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रही है।
यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई स्कीम लेकर आई है। इसके मुताबिक सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने वालों को महीने के 8 लाख रुपए तक मिल सकते हैं और इनका विरोध करने वालों को सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। यानी डिजिटल मीडिया पर शरेआम कब्जा सरकार अब बिना किसी डर या संकोच शरेआम मीडिया को गोद लेने पर उतारू हो गई है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं तो और क्या है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, क्या बीजेपी विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी मानी जाएगी? आपत्तिजनक टिप्पणी की क्या परिभाषा है? क्या अब डबल इंजन की सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने की तैयारी कर रही है? इंडिया गठबंधन के विरोध के कारण मोदी सरकार को ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लेना पड़ा था। क्या अब चोर दरवाजे से तानाशाही लाई जा रही है? यूपी सरकार का कहना है कि विकास की जन कल्याणकारी योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मीडिया नीति तैयार की गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर राज्य सरकार की योजनाओं उपलब्धियों को पोस्ट किए जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के जरिए देश विदेश में रह रहे प्रदेशवासियों को रोजगार मिल सकेगा। उसने कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ने सब्सक्राइबर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें हर माह 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यूट्यूब वीडियो और पॉडकास्ट के लिए 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए देना निर्धारित किया गया। साथ ही कहा गया कि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र और अश्लील नहीं होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। राज्यसभा में बहुमत के पार एनडीए, क्या अब साथी दलों को मनाकर मनचाहे बिल पारित करा पाएगी बीजेपी? लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कहीं कम सीटें जीतने के बावजूद राज्यसभा उपचुनाव भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए संतोष की सांस लाया है। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में मतदान की नौबत ही नहीं आई है। सभी 12 सीटों पर विजेताओं का फैसला निर्विरोध हो गया है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 9 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि एक सीट उसके सहयोगी दलों एनसीपी, अजीत पवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली है। बची हुई एक सीट पर तेलंगाना से कांग्रेस अपना कैंडिडेट जिताने में सफल रही। उपचुनाव की 12 में से 11 सीट जीतकर एनडीए ने राज्यसभा में बहुमत के लिए जरूरी 119 सीट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है, जिसे हाल ही में खत्म हुई नई लोकसभा के पहले सत्र में ही कई बिलों को मजबूरन स्थायी समिति को सौंपना पड़ा। हालांकि अब भी यह सवाल उठ रहा है कि लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और डिजिटल एक्ट आदि को लेकर मोदी सरकार पर सहयोगी दलों का जैसा दबाव बना था, क्या उन दलों को मोदी सरकार राज्यसभा में अपने मनचाहे बिल पारित कराने के लिए मना सकेगी? आपको बता दें कि राजस्थान से भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू जीते हैं, महाराष्ट्र से एनसीपी अजीत पवार के नितिन पाटिल, मध्य प्रदेश से भाजपा के जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से भाजपा के धैर्यशील पाटिल, हरियाणा से भाजपा की किरण चौधरी, बिहार से भाजपा के मनन कुमार मिश्रा, बिहार के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, असम से भाजपा के रामेश्वर तेली, असम के ही भाजपा के मिशन रंजन दास विजयी रहे। वहीं त्रिपुरा से भाजपा के राजीव भट्टाचार्य ने जीत हासिल की। ओडिशा से भाजपा के ममता मोहंता विजयी रहे। तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को जीत मिली। आपको बता दें कि राज्यसभा में 245 सीटों में से 237 सीटों को ही भरा गया है। 4 मनोनीत सीट और जम्मू कश्मीर की 4 सीट खाली है। 237 की मौजूदा संख्या के लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 119 सीट का है। उपचुनाव में 12 सीट जीतने के बाद एनडीए के पास 112 सीट हो गई है। राज्यसभा में एनडीए को एक निर्दलीय और 6 नामित सदस्य भी समर्थन देते हैं। एनडीए को निर्दलीय और नामित सदस्यों के समर्थन से कुल 119 सीटें यानी बहुमत हासिल हो गया है। राज्यसभा में बहुमत हासिल करने वाला दल या गठबंधन यदि सत्ता में होता है तो उसके लिए अपनी नीतियों को लागू करना आसान हो जाता है,
किसी भी कानून को लागू करने के लिए लोकसभा में पारित कराने के लिए राज्यसभा से मंजूरी की मुहर लगाना अनिवार्य होता है। बहुमत नहीं होने पर कई कानून लोकसभा में पारित होने के बावजूद राज्यसभा में लटक जाते हैं। आमतौर पर सत्ताधारी गठबंधन इन बिलों को उस समय तक राज्यसभा में पेश नहीं करता है जब तक उसके पास ऊपरी सदन में भी स्पष्ट बहुमत नहीं आ जाता। यदि ऊपरी सदन में बहुमत का आंकड़ा विपक्ष के समर्थन में होता है तो वह आसानी से केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित कराए किसी भी बिल को रोक सकता है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने राज्यसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। अब एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में बहुमत है, यानी वह चाहे तो अपने पसंद के बिल पास करा सकता है। इसके बावजूद भाजपा के लिए चुनौतियां बड़ी है। भाजपा के एजेंडे पर जो मुद्दे हैं उनमें से कई मुद्दों पर उसकी अपनी ही सहयोगी दलों के साथ पूर्ण सहमति नहीं है। हाल ही में लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल इसका उदाहरण है, जिसे लेकर उसके सहयोगी दलों एलजेपी, जेडीयू, टीडीपी और आरएलडी में असहमति दिखाई गई थी। ऐसे में भाजपा के लिए राज्यसभा में अपने नेतृत्व वाले गठबंधन को मिले बहुमत का इस्तेमाल अपने मन माफी करना आसान नहीं होगा, यानी सरकार की डोर भाजपा के बजाय सहयोगी दलों के हाथ में ही रहेगी।